चलिए बाबू आज हम लोग देखते हैं क्लास 10 मैथ का ऑल फार्मूला, ठीक है। क्योंकि अब एग्जाम आप लोगों का बहुत नजदीक है और इस समय हम लोग को ये देखना है कम समय में कैसे ज्यादा नंबर आए। तो ये जो मैथ का एकदम फार्मूला है ना, ये मैथ का एकदम बैकबोन है। अगर आप फार्मूला नहीं याद करते हो, फार्मूला आपको याद नहीं है, तो आपसे ना क्वेश्चन बनेगा और ना ही मैथ में अच्छे नंबर आएंगे आपके, ठीक है। और ये फार्मूला आप एक नजर से सबको याद कर ले रहे हो ना, तो आपका 20 नंबर एकदम पक्का है। तो ये वाला वीडियो जो है मेरा, इसमें सारा एनसीईआरटी फार्मूला 1 लेसन से लेकर 14 लेसन तक का पूरा फार्मूला हमने एक जगह करके आप लोग के लिए वीडियो बनाया है। तो चलिए हम लोग बिना रुके देखते हैं फार्मूला को, ठीक। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर में कुछ फैक्ट हैं, फार्मूला तो है ही है, लेकिन कुछ फैक्ट हैं जिसको याद करना बहुत जरूरी है और ये फैक्ट हमेशा पूछता रहता है। अब जाके क्वेश्चन बैंक में देखोगे कि ये सारा फैक्ट वहां पर दिया गया है, ठीक है। 2011 से 23 तक ये देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि संख्या रेखा पे, संख्या रेखा वास्तविक संख्या को दर्शाती है। बिल्कुल, जो संख्या रेखा है वो किसको दर्शाती है बाबू, किसको वो डिनोटेट करती है, वास्तविक संख्या को, ठीक है। ये पहला चीज हुआ। दूसरा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, क्योंकि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और स्टार्ट कहां से होता है, 1 2 3, 1 से स्टार्ट होता है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो गई, 1 हो गई। फिर क्या बोला, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0। गिनती जो स्टार्ट होता है ना, उसके आगे हम 0 लगा दें, या प्राकृतिक संख्या में अगर 0 इंक्लूड कर दे, 0 1 2, ठीक है, 3, तो ये पूर्ण संख्या बन जाता है। और ये सबसे छोटी इकाई कहां से स्टार्ट हो गई, 0 से हो गई, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई, 0 हो गई। ये भी सही है। आगे हम देख लेते हैं बाबू। कह रहे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। बिल्कुल, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बाबू, आपको मालूम होना चाहिए, है कि नहीं। वैसी संख्या जो खुद और एक के अलावा किसी और से नहीं कटे, एक और खुद के अलावा किसी और से नहीं कटे, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। अभाज्य संख्या होता क्या है, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। क्यों, क्योंकि जब किसको कटाओगे ना, तो ये 1 और खुद से कटेगा, किसी और अंक से नहीं कटेगा, इसलिए क्या है, अभाज्य संख्या है। सही है। और ये स्टार्ट कहां से हुआ है, 2 से, तो सबसे छोटा क्या हो गया, 2 हो गया। एक और चीज कि जो 2 है ना, ये एकलौता सम संख्या है और अभाज्य संख्या है। इसके आगे जाओगे तो अभाज्य तो मिलता जाएगा, लेकिन सम संख्या नहीं मिलेगा, सम संख्या नहीं मिलेगा। तो हम बोलेंगे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। ये 2 क्वेश्चन आपका यहां से, ठीक है। अगर भैया सबसे छोटी भाज्य और संयुक्त संख्या कौन होती है, 4 होती है। सही है। सबसे छोटी भाज्य और संयुक्त संख्या कौन होती है, 4 होती है। अब यहां पे ये दिया है, कुछ अभाज्य संख्या दिया है और यहां पर सम संख्या दिया है। सम संख्या क्या, जो 2 से कट जाए वो सम संख्या होती है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं बाबू। ये हम लोग का है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, 2 संख्याओं का मौसम। बिल्कुल, आप देखें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में 2 संख्याओं का मौसम याद करने के लिए हम यूज करते हैं किसको, a = bq + r, a = bq प्लस, यहां पे प्लस होगा बाबू, bq + r, वेयर जहां r ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखेंगे यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। यहां से जो है ना 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। या आपको ये ऑप्शन दे देगा और यहां पर कभी लेस देन कर देगा, लेस देन इक्वल टू कर देगा, यहां पे ग्रेटर देन कर देगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है बाबू, यहां पे क्या होगा, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ये चीज को याद रखना है। सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है, 1 होता है। लगातार कोई संख्या ले लो, आप कोई संख्या ले लो, कहीं से उठा लो, आप ले लो 14 और 15, 2 संख्या ले लिए, ये लगातार है और इसका हम चलते हैं क्या निकालने, एचसीएफ निकाल के देखते हैं हम लोग एचसीएफ। तो 14 क्या होगा, कर लो 1 किससे कट जाता है भाई, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। सही है ना। इसके बाद 14 से कटेगा। चलो 15 को ले लो आप, किससे कटेगा, 1 से तो सारा अंक कट ही जाता है, ठीक है। सभी अंक का फैक्टर एक 1 होता है ऑलरेडी, तो खुद वो दोनों होता है, 1 और खुद वो उसका फैक्टर होता है। तो 1 से कट गया, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट गया, 5 से कट गया। सही है। 6 7 8 9 10 11, अब केवल 15 से कटेगा, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन दिख रहा है बाबू, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो इसका HCF क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया, 1। तो हम क्या बोलेंगे कि 2 लगातार संख्याओं का HCF क्या होता है, 1 होता है।
दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। सही है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बोल रहा है बाबू कि दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, 2 होता है। सम संख्या, सम संख्या बोला आपको, क्या इस बार बोला है, सम संख्या। कोई सम संख्या ले लो, सम संख्या होता क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, ये सम संख्या हो गया। कहीं से 2 को लगातार उठा लो, 6 के बाद क्या आएगा, सम संख्या 8 आएगा। इन दोनों का आप एचसीएफ निकाल के देखो क्या आ रहा है, फैक्टर कर दो, 3 2 जा 6, इसका फैक्टर कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है भाई, क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यानी इसका एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। फिर हम निकाल लेते हैं क्या, 8 और 10 का निकाल लेते हैं, 8 और 10 का। 8 का करेंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 10 का क्या होगा, 5 2 जा 10। इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया, 2 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि कहीं से कोई दो लगातार सम संख्या उठा रहे हैं और उसका एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ठीक है, तो ये बात परम सत्य है कि दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है बाबू, 2 होता है। सही है, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं फिर से। दो लगातार संख्याओं का मौसा 1 होता है, बिल्कुल वही चीज बोला, ये वाला चीज को दोबारा यहां पर लिख दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भाई, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या है, तो इसका हमेशा एचसीएफ 1 होगा। बिल्कुल, ये भी देखते हैं। कह रहा है कि P और Q दो कोई अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, फिर वही बात, वैसी संख्या जो खुद और एक के अलावा किसी और से नहीं कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। हमने ले लिया अभाज्य संख्या, एक 2 ले लिया और एक 3 ले लिया। इन दोनों का हम क्या निकालने जा रहे हैं, एचसीएफ निकालो। 2 का फैक्टर करो, 2 1 जा 2, 3 का करो, 3 1 जा 3। क्या मिल गया आपको, कॉमन क्या मिला, 1, यानी कि एचसीएफ क्या मिला बाबू, 1 मिला। तो आप बोल सकते हैं फिर और कोई ले लो, 3 और 5 ले लो, या आप कुछ भी ले लो ना, 13 और 17 ले लो। ये दोनों अभाज्य संख्या है, इसका एचसीएफ निकाल को देख लो एक बार, ये देख लो, 70 इंटू 1, 1 आ रहा है। तो हम कर सकते हैं कि कहीं से दो अगर आप अभाज्य संख्या उठाते हो, कौन सा संख्या उठाते हो बाबू, अभाज्य संख्या उठाते हो, तो उसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। उसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। किसका, दो अभाज्य संख्या का। आगे बढ़ते हैं, यही बात सही है हम लोग का। अगला कह रहे हैं यदि P और Q अभाज्य संख्या है तो इसका लॉस, अब एलसीएम के बारे में बात बोल रहा है कि जो इसका लॉसा होगा, एलसीएम होगा, वो हमेशा इसके गुणनफल के बराबर होता है। बिल्कुल, चलिए हम देखते हैं। दो हम लेते हैं अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या आप बोल सकते हैं कोई भी, आप ले लिए 3 ले लिए और 5 ले लिए, ये दोनों अभाज्य संख्या हो गया। मैं आपसे बोलूं कि इसका आप निकालिए एलसीएम, तो एलसीएम निकालने क्या करोगे, छोटे क्लास वाला ऐसे करोगे, एक बार 3 से कटेगा, कटा लो, देख लो 5 हो गया, फिर किससे कटेगा, 5 से कटेगा। ऐसा तो करते नहीं है, बस क्या आया, 3 इंटू 5 आया ना, तो 5 3 जा 15 आ गया कि नहीं। तो दो अभाज्य संख्या है तो इसका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों का गुणा होगा, इन दोनों का गुणा। तो हम इस तरफ जाएंगे नहीं निकालने के लिए। अगर हो गया 2 और 3 हो गया, इसका एलसीएम निकालना है, हमको मालूम है कि ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसका एलसीएम निकालने कहीं जाएंगे नहीं, इसको हम गुणा कर देंगे, 3 गुना 6। समझ गए कि नहीं। वैसे ही अगर P और Q दो अभाज्य संख्या है तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा का एलसीएम PQ होगा। समझ गए। तो वही बात यहां पर बोल के रखा हुआ है कि P तथा Q दो अभाज्य संख्या हो तो इसका एलसीएम हमेशा इसका गुणनफल होता है। समझ गए। आगे बढ़ते हैं बाबू, हम यहां पर निकाल के आपको दिखाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बोला कि पाई एक परमेय संख्या है, पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या है, लेकिन जो पाई का वैल्यू होता है, पाई का जो वैल्यू होता है 22/7, वो क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, पाई एक अपरमेय संख्या है, कई बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा हुआ है बाबू आपको। और 22/7 क्या है, परमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहें दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। बिल्कुल, अब थर्ड क्लास से पढ़ते आ रहे बाबू, क्या पढ़ते आए हैं कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये पढ़ते आए आप लोग।
समझ गए नहीं? तो अब ये जो फॉर्मूला निकला हुआ है पहली संख्या दूसरी, ये इसी में से निकला हुआ। अगर मान लो फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या निकालना है तो क्या लिखोगे? फर्स्ट नंबर इक्वल टू क्या लिख सकते हो? HCF गुणे LCM बट्टा क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर। क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर हो जाएगा। लेकिन याद रखिए ये सारा फॉर्मूला वहीं से निकला हुआ है, लेकिन आप एक फॉर्मूला याद करके रखो बाबू, एक फॉर्मूला याद कर रखो, क्या कि फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF गुणे LCM। ठीक है, इससे आपका काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज यहां पे मैं आपको बताऊंगा, बढ़िया क्वेश्चन अभी आया हमारे सामने, बोल रहा है कि √3, √2, √5 टू √2 ये जो है ना, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और इसको बोला √16, 121, 225, इसको क्या बोल रखा है कि परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये इतना याद करने से थोड़ी ना क्वेश्चन बन जाएगा, इसका थोड़ा कंसेप्ट देखते हैं। एक मिनट टाइम दीजिए मुझे और देख लीजिए फिर से एक बार और। हाँ, इधर आप ले लीजिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ले लीजिए, इसे कह दीजिए आप अपरिमेय संख्या। एक नंबर आपका अभी यहां से एकदम फिक्स ही फिक्स है। देखो परिमेय संख्या क्या है? जितना आपका इंटीजर संख्या होता है ना, इंटीजर्स आप 0 ले लो, प्लस में 1, 2, 3 ये सब ले लो, इधर माइनस में 1 ले लो, माइनस में 2 ले लो, माइनस में 3 ले लो, ये सारा संख्या क्या है? परिमेय संख्या। सारी संख्या क्या है? परिमेय संख्या। दूसरा चीज कि अगर कोई अंक रूट में है, अगर कोई अंक किसमें है? रूट में है, और उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जा रहा है, जैसे 16 हो गया, 16 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 होता है, तो ये परिमेय संख्या है। अगर आपका 25 हो गया, क्या हो गया? 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5, ये आपका परिमेय संख्या है। समझे? इसके अलावा अगर पॉइंट लेते हो और पॉइंट के बाद कट के रुक जाता है, मतलब शांत और अशांत आप लोग 9 में पढ़े हुए हैं, तो ये कट के रुक गया है यानी कि शांत है। क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। तो जितने शांत दशमलव प्रसार होते हैं वो क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं? परिमेय संख्या। इसके अलावा एक और चीज देखेंगे, अगर कोई संख्या पॉइंट के बाद आ रहा है 3, 4, 3, 4, 3, 4 बोले तो ये पॉइंट के बाद जो है अंक जो आ रहा है फिक्स अंक आ रहा है, निश्चित अंक ही बार बार आ रहा है, 3, 4, 3, 4, 3, 4। तो फिक्स अंक अगर बार बार आए तो वो भी क्या होता है बाबू? परिमेय संख्या होता है। वो भी क्या होता है? परिमेय संख्या। समझ गए? और परिमेय के बारे में हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए कि ये रूट में कुछ हो, कुछ भी रूट में हो और इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकले, जैसे √3 का कुछ निकलेगा क्या? निकलेगा क्या? पॉइंट में निकलेगा, वो भी अजीबोगरीबो निकलेगा। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। √5 का निकलेगा क्या जी? नहीं निकलेगा। तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या। साथ साथ हम ये देखते हैं कि पॉइंट के बाद कोई अगर अंक अदल बदल के आए, ऐसे आ रहा है 2, 8, 4, 7 ऐसे अदल बदल के आ रहा है और अशांत है, रुक भी नहीं रहा है, तो क्या है बाबू? आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय अपरिमेय आपने देखा, ये सारा क्या है? अपरिमेय है। इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाएगा, इसलिए क्या है? ये परिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये बोल रखा है शांत और अशांत। शांत और अशांत देखते हैं हम लोग क्या होता है शांत और अशांत, इसके बारे में देखते हैं। अगर कोई फ्रैक्शन है, कोई फ्रैक्शन अगर दिया हुआ है, ऊपर होता है अंश नोमिनेटर, नीचे होता है हर डिनोमिनेटर होता है, इसको हम अगर फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड अगर हम करते हैं और इसका गुणनखंड केवल 2 आ जाए, केवल क्या आ जाए बाबू? 2 2 रूप में आ जाए। ठीक है, या केवल 5 के रूप में आ जाए, 5 × 5 × 5 के रूप में आ जाए, या फिर 2 और 5 दोनों के रूप में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस कंडीशन में जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होगा? शांत होगा। इसके अलावा अगर 2 आए, ठीक है, इसके साथ 3 आ जाए, 5 आए, 2 आए, यहां तक ठीक है, लेकिन इसके साथ 7 आ जाए, ठीक है जी, मतलब इन दोनों के अलावा 5 और 2 के अलावा कोई और आ जाए, तो वहां पे हम बोलेंगे अशांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? अशांत बोलेंगे। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, मैं बता रहा हूं, दिया है 17/8 दिया ना, 17 का 78 का फैक्टर कर दो, 2 × 2 × 2, बताओ ये 2 के रूप में आया कि नहीं आया है ना? तो हमने क्या बोला कि जिसका अगर गुणनखंड, हर का गुणनखंड केवल 2 हो तो क्या होता है? शांत। ये शांत हो गया। फिर आप ले लो 24/5 लो, इसके फैक्टर में क्या है? नीचे क्या है गुणनखंड में? सॉरी, हर का गुणनखंड वो क्या है? 5 के रूप में है, तो ये क्या है? शांत है। ये भी क्या है? देख लो 2 और 5 के रूप में है, शांत है। इसका भी फैक्टर लो 2 और 5 के रूप में आएगा, इसलिए शांत है। ये करा नोट, ये शांत है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे क्या है? 5 है। ये आप देख लो, ये हो गया, आप ले लो, कटा लो,
हो गया। अब इसके डिनोमिनेटर यानी हर का गुणनखंड करो 3 2 जा 6, तो 2 आया है, ये तो सही है, 2 आया है, ये तो सही है, लेकिन उसके साथ एक अलग अंक आ गया है क्या 3, इसलिए क्या है अशांत है। क्या है अशांत है। आगे बढ़ते हैं बाबू हम लोग देखते हैं। तो शांत अशांत आपने देखा, आगे बढ़ते हैं बाबू। ये क्या है पाई, एक अपरिमेय संख्या है। तो अब ध्यान देंगे पाई के साथ अगर कोई भी डिजिट, कोई भी अंक, चाहे वो प्लस के रूप में आए, चाहे माइनस के रूप में आए, चाहे गुणा के रूप में आए, चाहे भागा के रूप में आए, सब क्या होगा अपरिमेय होगा। जैसे आपको मैं बोलूं 2 पाई क्या है अपरिमेय संख्या है, पाई माइनस 6 क्या है अपरिमेय संख्या है, पाई बाई 2 क्या है अपरिमेय संख्या है। पाई के फॉर्म में कोई भी आए अगर टर्म, वो क्या है अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे है बाबू, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वास्तविक संख्या का डिफिनेशन आप जानते हैं कि ये वास्तविक संख्या में के अंदर क्या आता है, परिमेय संख्या भी होता है, अपरिमेय संख्या भी होता है। मतलब दुनिया के जितना संख्या होता है ना, सब किसके अंदर होता है, वास्तविक संख्या अंदर होता है। बट किसको छोड़कर, रूट के अंदर कोई अगर माइनस हो, इसको छोड़कर, क्योंकि इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हम पढ़ेंगे जो 11 क्लास में, उसको पढ़ेंगे। तो रूट के अंदर कोई अगर माइनस में हो ना, ये ऐसे, तो वो क्या होता है, वही नहीं होता है वास्तविक संख्या। बाकी सारा संख्या कौन होता है, वास्तविक संख्या होता है। ठीक, तो इसमें परमेय घुसा हुआ है और परमेय घुसा हुआ है, इसलिए कहा गया है कि सभी जो परमेय संख्या होता है क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हो गया हम लोग का ये पोलिनोमियल्स आ गया, बहुपद। बहुपद, तो बहुपद में 3-4 चीज आप समझिए बढ़िया से, देखेंगे ध्यान से। बहुपद, तो बहुपद में होता क्या है बाबू, क्या क्या होता है बताइए। बहुपद किसे कहते हैं, ये सारा चीज तो परिभाषा आएगा नहीं, देखते हैं हम लोग। रैखिक बहुपद, तो जिसका घात क्या हो 1 हो, चर का अधिकतम घात क्या हो 1 हो। जैसे ये px दिया है, बहुपद दिया है 2x + 3, इसका अधिकतम घात क्या है 1 है, इसलिए क्या है ये रैखिक बहुपद है। क्या है, रैखिक बहुपद है। अगर इसका घात अगर 2 आ जाता तो उसको क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। 2 घात वाले समीकरण को वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात क्या हो 2 हो, जिसका अधिकतम घात क्या हो 2 हो। देख लो, इसका घात 1 है, यहाँ पे 2 है, तो सबसे बड़ा कौन है 2 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद बोलेंगे। त्रिघात, जिसका अधिकतम घात कितना हो 3 हो, जिसका अधिकतम घात कितना हो 3 हो। जैसे मैं बोलूं 3x³ + 4x² + 5x + 6 कुछ भी हो, तो इसका अधिकतम घात क्या है, या तो 2 है, 1 है, वह 3 है, तो सबसे बड़ा कौन है 3 है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे लोग, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। एक पदी, द्विपदी, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। जिसमें पदों की संख्या 1 हो उसे एक पदी कहेंगे, जिसमें पदों की संख्या 2 हो उसे द्विपदी कहेंगे, जिसमें पदों की संख्या 3 हो उसे त्रिपदी कहेंगे। देखेंगे ध्यान से, अगर कोई बहुपद ले लिए, ये पूछा जाए कि इसमें कितना पद है, तो आप बोलोगे कि सर एक पद है। कितने लोग बोलेंगे सर 1 और 2 पद है, लेकिन नहीं, इसमें एक पद है। 2 पद कब गिनेंगे, 3 पद कब गिनेंगे, जब उसके बीच में प्लस माइनस का साइन हो। जैसे मैं बोलूं 4x + 5, इसमें कितना पद है 2 है, कितना टर्म है वो 2, क्योंकि ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो कितना हो गया 2, तो इसको हम बोलेंगे द्विपद बहुपद। क्या बोलेंगे, द्विपद बहुपद। इसको हम बोलेंगे त्रिपदी। त्रिपदी क्यों बोलेंगे बाबू, क्योंकि इसमें कितना पद है, 3 पद है, 1 2 3, तो इसको बोलेंगे त्रिपदी। समझ गए कि नहीं। मैं बोलूं XYZ, ये कितना पदी बहुपद है, तो कोई बोलेगा 3 पद है, नहीं 3 पद नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के रूप में है सब, तो जो मल्टीप्लाई के रूप में होता है उसको बस एक ही पद गिनते हैं। तो सब ये क्या है, एक पदी है। एक पदी हो गया, ये द्विपदी हो गया, ये 3 पदी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, शून्य के बारे में हम लोग देखते हैं। एक चीज और आप ध्यान देंगे बाबू, कि जो रैखिक बहुपद होता है, रैखिक बहुपद होता है, उसका व्यापक रूप होता है ax + b where a not equal to 0। ये होता है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, ऊपर भी लिखे हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² bx + c where a not equal to, इसमें भी 0। त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax³ bx² cx + d where a not equal to 0। समझ गए, तो ये व्यापक रूप हो गया, समझ गए। और ध्यान देंगे आप लोग बाबू कि जो रैखिक
बहुपद होता है उसके संयोजकों की संख्या होती है एक। संयोजकों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, एक होती है। द्विघात बहुपद होता है उसके संयोजकों की संख्या कितनी होती है, दो होती है। और त्रिघात बहुपद होता है उसके संयोजकों की संख्या कितनी होती है, तीन होती है। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में हमेशा पूछता रहता है, ठीक। तो आप इसको याद रखेंगे। अगला चीज देखते हैं हम लोग। बोला कि रैखिक बहुपद तो आप देख लिए उसकी संयोजक संख्या एक होती है। द्विघात बहुपद की जो दो संयोजक होते हैं उसका कुछ नाम है और नाम रख दिया गया है, नाम उसका रख दिया गया है अल्फा और बीटा। एक संयोजक का नाम रख दिया गया है अल्फा और दूसरा का नाम रख दिया गया है बीटा। समझ गए? द्विघात बहुपद के दो संयोजक, पहला कौन अल्फा, दूसरा कौन बीटा, ठीक है। अब कहता है कि द्विघात बहुपद के संयोजकों का योग क्या होता है, योग माने जोड़। ये द्विघात बहुपद के संयोजक हैं, दोनों को जोड़ने पर क्या मिलता है, तो बोलेंगे माइनस बी बाई ए माइनस बी बाई ए। समझ गए? ये होता है जैसे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये है ना, देखेंगे तो बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है। बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या, तो बोलेंगे एक्स का कोफिशिएंट बटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या माइनस बी बाई ए, सिंपल बोलेंगे। दूसरा कहता है कि संयोजकों का गुणनफल क्या होता है जी, संयोजकों का गुणनफल होता है सी बाई ए। सी बाई ए, सी बोले तो कांस्टेंट टर्म जो लास्ट में है, कांस्टेंट टर्म वो बीच में भी हो सकता है, कोई बात नहीं है। और बाई ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। समझ गए? तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं सी बाई ए। और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है ये भी देखते हैं हम लोग। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है बाबू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद का सूत्र, ठीक है। जो सारा यहां पर दिया है, संयोजकों का योग दिया अल्फा प्लस बीटा, संयोजकों का गुणनफल दिया अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और ये संयोजक दिया अल्फा इंटू बीटा का ये फॉर्मूला ये भी होता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं हम। फिर बोला, अब देंगे बाबू ध्यान से, इसमें कहा त्रिघात बहुपद। तो एनसीईआरटी में त्रिघात बहुपद तो दिया है थोड़ा सा, लेकिन एग्जाम में बस 1 मार्क्स का पूछ देता है कभी कभी और नहीं पूछता है, इसलिए हम इसको शामिल कर दिए। तो त्रिघात बहुपद के संयोजकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। उसका नाम क्या है, तीनों संयोजकों का नाम क्या है, तो उसका नाम दे दिया गया है अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा ये 3 संयोजक हैं। 3 क्या है, संयोजक हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो फिर इसमें भी कहेगा कि त्रिघात बहुपद के संयोजकों का योग, बोले तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। फिर बोला इन तीनों का गुणनफल क्या होता है, माने अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, तो बोलेंगे माइनस डी बाई ए, ठीक है। एक और चीज बोलेगा कि त्रिघात बहुपद के दो वो संयोजकों के गुणनफल का योग, दो वो संयोजकों के गुणनफल का योग क्या होता है, बोले तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा होता है सी बाई ए, ठीक है। तो ये आपका हो गया त्रिघात बहुपद का थोड़ा सा सूत्र, यहां से ही आपका आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो चर रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण अब पढ़ के आए हैं। दो चर रैखिक समीकरण में से जब भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो वो सीधे आएगा कहां से, टेबल से। किस टेबल से आएगा बाबू, ये क्या होता है, अगर दो समीकरण का हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, दो समीकरण का तुलना करते हैं, अगर दोनों समीकरण इस रूप में आ जाए a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो वहां पर जो ग्राफीय निरूपण होगा उसकी रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी और उसका एक हल होगा, केवल क्या होगा, एक हल होगा, एक हल होगा, ठीक है। आगे अगर तीनों कंडीशन बराबर आ जाए a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, तो वहां पर रेखाएं संपाती होती है। संपाती बोले तो रेखा एक के ऊपर एक होगी, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल। फिर से देखते हैं a1 by a2 बराबर b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो वहां पर रेखाएं समानांतर होती है, पैरेलल होती है वहां पर, और उसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। यहां से एक और क्वेश्चन एकदम फिक्स है आपका, ये वही है संगत असंगत। हाँ, संगत असंगत से ही पूछ देता है। इस कंडीशन में क्या होता है, संगत दो को बराबर है, एक बराबर नहीं हो, असंगत, ठीक है। और जब तीनों बराबर हो तो उसमें क्या होता है, समीकरण युग्म आश्रित संगत होता है, ठीक है। देखेंगे आगे। अब आता है द्विघात समीकरण। ये द्विघात
द्विघात समीकरण। क्या देखते हैं बाबू? द्विघात समीकरण। बस यहीं पे है सब है। द्विघात समीकरण के बारे में देख लेते हैं हम लोग। हेडिंग बीच में दे दिए हैं। चलिए मैं समझा देता हूं द्विघात समीकरण क्या होता है। अभी हम लोग देखा द्विघात बहुपद पढ़ा। द्विघात बहुपद में आपने क्या पढ़ा? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, जनरल फॉर्म होता है ये वाला, वेयर a नॉट इक्वल टू 0। सही है। तो अगर द्विघात बहुपद में इक्वल टू में अगर 0 आप लगा दो, क्या लगा दो? 0 लगा दो, केवल 0 लगा दो, तो वो क्या बन जाता है बाबू? द्विघात समीकरण बन जाता है। ठीक है। और 0 हटा दो तो क्या बन जाता है? द्विघात बहुपद बन जाता है। समझ गए कि नहीं? तो ये हो गया, इसका जनरल फॉर्म हो गया। इक्वल टू में 0 लगा दो द्विघात बहुपद के। ठीक है। अब इसमें उसमें होता है शून्यक। बहुपद में निकालते हैं क्या? शून्यक। और इसमें निकालते हैं मूल। क्या निकालते हैं बाबू? इसमें निकालते हैं मूल निकालते हैं। समझ गए? तो इसका मूल होता है, वही नाम है अल्फा और बीटा। दो मूल हो उसका नाम क्या है? अल्फा और बीटा। ठीक है। तो देखते हैं हम लोग मूलों का योग दिया है वही माइनस बी बाई ए। ठीक है। और द्विघात बहुपद का जो समीकरण है वो ये होता है, समीकरण का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। एक और चीज होता है, मूलों की प्रकृति क्या होती है? मूलों की प्रकृति जब डी बोले तो विवेचक। डी किसको बोलते हैं? विवेचक। और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये फॉर्मूला होता है डी का। ठीक है। और जब डी 0 से छोटा हो, 0 से क्या हो? छोटा हो, मतलब डी का मान माइनस आ जाए तो वहां पे मूल क्या होगा? काल्पनिक होगा, मतलब कि अवास्तविक होगा। ठीक है। दूसरा, डी अगर 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक होता है, वास्तविक और समान होता है, वास्तविक और समान होता है, याद रखेंगे। और डी अब 0 से जब बड़ा हो, डी क्या हो? 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक तो होता ही है, लेकिन क्या होता है जी? असमान होता है। ठीक है। ये हम लोग देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एपी देखते हैं हम लोग। क्या देखते हैं? एपी। एपी में आप देखें बाबू, एपी में एन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वह पद निकालना। ठीक है। जहां पर एन क्या होता है? एन क्या होता है? अंतिम पद होता है। ए क्या होता है? प्रथम पद होता है। एन क्या होता है? पदों की संख्या होता है, पदों की संख्या होता है। ठीक है। और डी क्या होता है? सार्वंतर होता है। डी क्या होता है? सार्वंतर होता है। ये चीज आप जानते हैं ऑलरेडी। ठीक है। अब इसमें आता है सम का फॉर्मूला। प्रथम एन पदों का सम, प्रथम एन पदों का सम का फॉर्मूला हो गया। तो देखते हैं हम लोग कौन सा फॉर्मूला है। क्या दिक्कत हो रहा है भाई? थोड़ा सा कट ले बाबू। चलिए यहां पे हम लोग देखते हैं, यहां पे हम देखते हैं एपी का फॉर्मूला। तो एपी में क्या होता है बाबू? जो ये एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वेयर एन क्या है? अंतिम टर्म है। एन क्या है बाबू? अंतिम टर्म है, अंतिम टर्म। और ए क्या है? प्रथम पद है। एन क्या है? पदों की संख्या है। और डी क्या है? सार्वंतर है। डी क्या है? सार्वंतर है। हम लोग देखते हैं बाबू यहां पर, तो एन का फॉर्मूला हो गया, एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सही है। फिर एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? एसएन का एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये यहां पर ध्यान देना है। ठीक है। बाकी नहीं, फॉर्मूला देखना है। ठीक है। और एसएन का एक और फॉर्मूला होता है बाबू। एसएन का एक और फॉर्मूला होता है ये वाला, ये वाला एन बाई 2 ए प्लस ए एल। एन बाई 2 ए प्लस ए एल। और ए एल को एन भी कहते हैं, एन भी कहते हैं। यहां पर एल कहो या एन कहो। ठीक है। बात एक ही है। आगे बढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। तो निर्देशांक ज्यामिति का कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला है हम लोग के पास, उसको देखते हैं हम लोग। चिन्ह का कोटि, चिन्ह का कोटि देखते हैं। कोटि मतलब कि क्वाड्रेंट देखते हैं। आप जानते हैं कि आप, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, वो दोनों क्या होते हैं? प्लस होते हैं। इसमें क्या होता है? एक माइनस होता है, एक प्लस होता है। इसमें दोनों माइनस होता है और इसमें एक प्लस और एक माइनस होता है। ध्यान देंगे हम लोग, ये वाला चीज हो गया। अब यहां बोला कि जो एक त्रिभुज होता है उसके केंद्र का निर्देशांक क्या होता है? त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक बोले तो ये चीज बोल रहा है, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक होता है, ये आप त्रिभुज ले लीजिए, यहां से एक पॉइंट ले लीजिए, ये हो गया। तो इस केंद्र का निर्देशांक क्या होता है? तो ध्यान देंगे x1 प्लस
x1 x2 x3 by 3 और y1 y2 प्लस y3 by 3, ये केंद्र का निर्देशांक होता है। आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है, तो अगर दो बिंदु दिया हो, ए और बी दो बिंदु दिया हो, इसके बीच की दूरी निकालना हो तो डिस्टेंस सूत्र क्या होता है बाबू, x2 माइनस अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला में एक पॉइंट अगर दे दिया हो, ध्यान देंगे, एक पॉइंट दे दिया हो 9,6 दे दिया हो, और दूसरा कहा हो कि इसकी और मूल बिंदु की बीच की दूरी निकाल, मूल बिंदु मतलब क्या, 0,0। ठीक है, तो वहां के लिए हम फॉर्मूला करेंगे क्या, कौन सा करेंगे, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ नहीं करेंगे, जीरो वाले को हटाएंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, कब, जब यहां पर दे रखा हो क्या, मूल बिंदु, तब। आगे बढ़ते हैं, होता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है भाई, विभाजन सूत्र का x निर्देशांक का फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, और y निर्देशांक का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 और बाई m1 प्लस m2, ये वाला फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक होता है मध्य बिंदु का सूत्र, क्या होता है, मध्य बिंदु का सूत्र होता है। ठीक है, तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है बाबू, ध्यान देंगे, जो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है वो होता है x1 x2 by 2 y1 y2 by 2, ये हो गया आपका x निर्देशांक, ये हो गया आपका y निर्देशांक। सही है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये देखते हैं हम लोग। होता क्या, ये तो थोड़ा सा गलत है, इसको हम काट देते हैं और लिखते हैं 1/2 23 31 12, 23 31 12, 23 मतलब क्या, y2 माइनस y3 x1 मल्टीप्लाई में कर दीजिए, 23 31, फिर आप ले लो 12 y1 माइनस y2 x3, ये होता है फॉर्मूला। 1/2 y2 माइनस y3 x1 इंटू में x1 होगा, आगे रखो या पीछे रखो कोई दिक्कत नहीं, प्लस y3 माइनस y1 x2 प्लस y1 माइनस y2 इंटू में x3। ठीक है, तो इस तरह हम फॉर्मूला बोल सकते हैं कि इसका त्रिभुज के क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं भाई, त्रिकोणमिति आप जानते करते हैं सबसे ज्यादा नंबर का आता है, तो इसके फॉर्मूला पे आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला प्रूफ नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि प्रूफ मैं करा चुका हूं क्लास में, तो मैं आपको एक जगह बस बता दे रहा हूं कि ये सारा फॉर्मूला को आपको देखना है। ठीक है, तो ये होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है, 1 होता है। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर भी 1 होता है। tan थीटा क्या होता है, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस होता है। और कॉट क्या होता है, कॉस बाई साइन होता है, इसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाता है। साइन इंटू सेक क्या होता है, 1 होता है। कॉस इंटू सेक क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इधर देख लेते हैं हम लोग, tan थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है, एक फुट मैं दिखा रहा हूँ, tan थीटा आप ले लो, tan थीटा, ठीक है, tan इंटू कॉट, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, p बाई b होता है, इंटू है ना, कॉट का क्या होता है, b बाई p होता है। ये कट गया कि नहीं बताओ, तो क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं, इसलिए लिखा गया है tan इंटू कॉट इक्वल टू 1। तो सारा को मैं नहीं प्रूफ करूंगा अभी, ठीक है, बस आपको रटना है, ठीक है, याद करना है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस का क्या होता है, साइन होता है। रेसिप्रोकल, अगर साइन का कॉस है तो कॉस का क्या हो गया, साइन हो गया। tan का क्या है, कॉट, कॉट का tan, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। सही है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे है कुछ रेशियो फार्मूला, रेशियो फार्मूला ये है आपका। साइन थीटा क्या होता है, p बाई एच, कॉस का क्या होता है, b बाई एच, tan का क्या होता है, p बाई बी, कॉसेक यहां पे होगा बाबू। यहां पे होगा कॉसेक थीटा क्या होता है, h बाई पी, सेक थीटा h बाई बी, कॉट थीटा p बाई बी। ठीक है, ये आप देखेंगे ध्यान से। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूला है, मैं देखता हूं इसको। साइन इंटू कॉसेक क्या होता है, 1 होता है। साइन इंटू कॉसेक क्या होता है, 1 होता है। साइन इंटू कॉसेक क्या होता है, 1। लेकिन अब यहां से तुमको साइन चाहिए, क्या चाहिए, साइन, तो हमने 1 को 1 रख लिया, और ये मल्टीप्लाई कर रहा था, आगे क्या किया, डिवाइड, तो एक फॉर्मूला और बन गया, क्या बन गया, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। सही है, फिर अगर आप कॉसेक को बचा लेते हो तो 1 इधर हो गया, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड करेगा, तो एक और फॉर्मूला बन गया, कॉसेक इक्वल टू 1 बाई साइन। समझ गए कि नहीं। वैसे ही आपका कॉसेक सेक क्या होता है, 1 होता है। वहां से 3 फॉर्मूला, एक बार कॉस को बचा लिए हैं, एक बार सेक को बचा लिए हैं, 2 फॉर्मूला मिल गया आपका। सही है, एक बार कॉस को बचा लिए, एक बार सेक को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, उधर भी देखते हैं हम लोग, उधर
यहां पर देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्या होता है 1 होता है। अब याद रखो ये साइन स्क्वायर इधर हो गया, ये 1 का 1 ये प्लस में था, उधर गया तो माइनस में, उधर गया तो किस में आ गया माइनस में आ गया, सही है। या इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग क्या, अब इस बार हम कॉस को बचा लेते हैं, कॉस को बचा लिए तो ये 1 का 1 ये प्लस में था, उधर गया तो माइनस में, सही है ना। अगर आप चाहो तो इसका स्क्वायर हटा के इस पे रूट भी चला सकते हो, सही है नहीं, तो इस तरह से फॉर्मूला निकलता जाता है, ठीक है। यहां पर फिर देखो साइन स्क्वायर थीटा इसको क्या दे दिया है, क्या दे दिया है अंडर रूट में इसको कर दिया है, इसके स्क्वायर हटाकर क्या चढ़ा दिया है अंडर रूट चढ़ा दिया है, ठीक है। वही सारा फॉर्मूला यहाँ पर दिया है। आगे बढ़ते हैं सेक स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर 1 होता है, तो एक बार ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, सॉरी ये माइनस में ना, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का होता है 1 होता है, सेक स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर हो गया, ये 1 का 1 हो गया, ये प्लस में उधर माइनस में उधर गया तो प्लस में, फिर स्क्वायर हटाकर रूट चढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये ऐसे करके फॉर्मूला आपका यहां से निकला हुआ है, ये फॉर्मूला आप लोग देख लेंगे। cos इंटू सेक 1, तो फिर एक बार cos को बचा लिए, एक बार सेक को आ ही गया, tan इंटू कॉट 1, तो एक बार tan को बचा लिए, एक बार cot को, ये फॉर्मूला निकलता गया, उधर वो फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं सब, हाँ ये बहुत जरूरी है, cot का एक फॉर्मूला है अंडर रूट में cosec स्क्वायर माइनस 1, ये आपका जो बॉक्स है ना ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है बाबू। इसमें आप पहले तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछ देगा कि tan 45 का मान क्या होता है, ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4 जो भी हो दिया हो दे देगा, फिर इसके बाद कुछ 2 नंबर में क्वेश्चन देगा जिसमें मान पुट करके हल करना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस में आप जाओगे तो वहां पर भी इसमें का मान का यूज करते हैं, तो ये कुल मिलाकर 8-10 नंबर का ये आएगा टेबल, तो इसको आप लोग जरूर याद करिएगा, ठीक है, एकदम अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। जैसे साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है, साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। एक बार ये सीधा जा रहा है ना, फिर ये उलाट दो यहां से हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारा ट्रिक है, आप देखिए इसको याद करो। आगे बढ़ते हैं, ये आपको नहीं आएगा, ठीक है, ये आपको आने वाला नहीं है। यहां से देखते हैं हम क्षेत्रमिति में कुछ फॉर्मूला देखते हैं बाबू। चलिए क्षेत्रमिति में फॉर्मूला देखते हैं लोग। हाँ, घन का पृष्ठीय क्षेत्र बोला है 6 गुणे भुजा, बोले तो आप याद किए होंगे 6a, ठीक है। घन का विकर्ण होता है, ये गलती दे दिया है √3a, घन का विकर्ण क्या होता है बाबू √3a होता है, सही है। आगे देखते हैं क्या बोले घन का आयतन, घन नहीं यहाँ पे घनाभ लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे भी गलती थोड़ा सा हो गया है, घनाभ, घनाभ का आयतन होता है LBH, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, LBH, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो LBH के फॉर्म में। आगे हैं घन का आयतन क्या होता है AQ, सही है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, किसी रूम के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB प्लस इंटू 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच, ये होता है फॉर्मूला। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है भाई 2πr इंटू r प्लस h होता है। बेलन का आयतन क्या होता है भाई πr² h होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शंकु का तिर्यक ऊंचाई एस्लेन हाइट जिसको बोलते हैं L से डिनोट करते हैं जिसको हम लोग, उसका फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट में r प्लस h, ठीक है, r प्लस h, r बोले तो रेडियस और h बोले तो ऊंचाई, वही फॉर ऊंचाई, और एस्लेन हाइट क्या होता है L होता है, यानी कि L का ये फॉर्मूला है। शंकु का वक्र क्या होता है भाई πr इंटू r प्लस L होता है। शंकु का आयतन 1/3 πr² h होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr² होता है, ठीक। ये सारा फॉर्मूला जो है ना ये ऊपर वाला, ये कुछ फॉर्मूला आप 8th क्लास में पढ़े हो 9th क्लास में पढ़े हो, लेकिन सबका यूज कहां दे रहा है 10th में दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेंगे एक नजर से, याद करके रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्या होता है 3πr² होता है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr² होता है। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ होता है। गोले का आयतन क्या होता है भाई, आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू L प्लस बी, 2 इंटू L प्लस बी, 2 इंटू L प्लस बी, आप याद करके रखे हैं, सही है। आगे बढ़ते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। वर्ग का आयतन क्या होता है जी, सॉरी वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू साइड होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है, साइड स्क्वायर होता है या भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं। आप लोग इसको बस याद कर लेंगे, इसको ज्यादा मुझे प्रूफ नहीं करना है क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, प्रूफ करके बताने का।
त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। फिर एक त्रिभुज का हीरोन सूत्र आप जो 9th में पढ़ के आए वो क्या होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर रूट में, ठीक है। जहां यार एस क्या है अर्ध परिमाप है, एस को क्या बोला जाता है बाबू अर्ध परिमाप बोला जाता है। एस इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 क्या होता है डायगोनल का मल्टीपल मतलब विकर्ण का गुणनफल। फिर क्या बोला समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग इंटू उन दोनों के बीच की दूरी यानी कि h हो जाएगा वहां पे। आगे देखते हैं वृत्त का परिधि क्या होता है, परिधि परिमाप परिसीमा सारा बात एक ही है, क्या होता है 2πr होता है 2πr होता है, सही है। आगे देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² होता है, जो आप जानते हैं त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला चीज तो आपसे पूछेगा भाई, ये हो गया, ठीक है। तो क्या होता है त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई क्या होता है πr थीटा बाई 360 πr थीटा बाई 360 नहीं 180, सही है। फिर क्या होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बाई 360 πr²। घनाभ का उधर से हटके इधर आ गया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी एस प्लस एच एल। घनाभ का विकर्ण क्या होता है अंडर रूट में l² प्लस b² प्लस h², सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है बाबू संख्यांकी आता है, एस्थेटिक्स आता है। तो उसमें आपका माध्य माध्यक और बहुलक का फॉर्मूला आप जानते हैं। ये आपका माध्यक का फॉर्मूला और माध्य निकालने के लिए 3 मेथड होते हैं ना, क्या अभी आप पढ़ के आए हैं। एक होता है क्या प्रत्यक्ष विधि, दूसरा होता है कल्पित विधि और तीसरा होता है पग विचलन विधि। किसी एक को याद रखो आपका आ जाएगा, ये फर्स्ट वाला याद रखो और इस पे सिंपल क्वेश्चन आएगा, दोनों का बन जाएगा, ठीक है। ये माध्यक हो गया और ये यहां से आएगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इन दोनों जो फॉर्मूला है इन दोनों फॉर्मूला को लगाकर बस आप 1 नंबर का क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है कि नहीं। याद रखेंगे जब इन परीक्षणों की संख्या विषम हो तो n-1/2 होता है, ठीक है। और जब सम हो तो n/2 वापस और n+1/2 वापस, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपका बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक का फॉर्मूला ये आपका हो गया। ये आपका बहुलक का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसको आप लोग याद करके रखिए। माध्य माध्यक बहुलक तीनों आपको याद करके रखना है। ये हो गया माध्यक या हम माध्यिका दोनों बोल सकते हैं। माध्यिका का फॉर्मूला ये हो गया आपका, याद रखेंगे, ठीक है। फिर प्रायिकता में थोड़ा सा देख लेते हैं हल्का सा। प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है भाई, किसी घटना की सभी प्रायिकताओं का सम कितना होता है 1 होता है। किसी भी घटना की प्रायिकता हो उसको सबको जोड़ने पर कितना आता है 1 आता है। फिर क्या बोला यदि किसी घटना की प्रायिकता किसी घटना घटित होना असंभव हो, घट में नहीं करे। आप एक लड्डू ले लीजिए ना और उसको फेंक रहे हो, बोलो 7 आ जाएगा, कभी आएगा नहीं आएगा, कभी घटित नहीं होगा। तो वैसे घटना की जो प्रायिकता होती है प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0 होती है, ठीक है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है 1 होती है। ये बढ़िया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब बार बार पूछने वाला। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता क्या होगी, तो हम क्या करेंगे 1 में से उस घटना घटित होने को घटा देंगे तो नहीं का निकल जाएगा प्रायिकता, ठीक है। तो ये आपका रहा पूरा आपका ये जो फॉर्मूला था, ये एक नजर से 1 शॉट में हमने खत्म किया। आप इसको एग्जाम देने से पहले जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। आपका कहीं ना कहीं 20 नंबर पक्का है, ठीक है। अगला हमारा वीडियो आएगा 5 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें कुछ स्टूडेंट लोगों को दिक्कत है तो मैं 5 नंबरिया जो क्वेश्चन होता है ना उसका बना दूंगा और 2 मार्क्स वाला भी बना दूंगा, ठीक है। कल और परसों कंटिन्यू आपका वीडियो मिलता रहेगा, ठीक।